गौतम बुद्ध की धरती बिहार। जब मैं बिहार के इतिहास को देखता हूं तो मुझे ऐसी हजारों घटनाएं पता चलती हैं जिन्होंने इस भूमि को महान बनाने में अपना बहुत योगदान दिया है। भारत का आजादी का संघर्ष भी उनमें से एक है। यह वो भूमि है जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का बीज बोया और जो आगे चलकर देश की आजादी का वट वृक्ष बना। कितने ही वीर सेनानी इस धरती ने हमारे देश को दिए। तो चलिए आज का पटना का एपिसोड अपने प्रिय बापू से ही शुरू करते हैं। आप अगर बिहार आए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में ना सोचें तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। हम सब जानते हैं कि बापू ने भारत की आज़ादी के लिए अनेकों सत्याग्रह की यात्राएं की, लेकिन उनकी सबसे पहली सफल सत्याग्रह की यात्रा यहीं बिहार में 1917 में चंपारण से शुरू हुई। यह वही यात्रा थी जिसने पहली बार अंग्रेज़ों को उनकी नींद से जगाया। यह वही यात्रा थी जिसने पहली बार अंग्रेज़ों को बापू की सोच और अस्तित्व का एहसास करवाया। ये स्मारक बापू की आज़ादी की लड़ाई के उसी जुनून को समर्पित है और मैं आज का एपिसोड उन्हीं की छत्र छाया से शुरू कर रहा हूँ। और इस एपिसोड में होगी क्रिकेट की धुआंधार इनिंग्स पटना के गांधी मैदान में। होंगे दर्शन भगवान बुद्ध के अवशेष के पाटलिपुत्र करुणा स्तूप में। उठाऊंगा स्वाद बिहार के लोकप्रिय सत्तू का। हमको सत्तू ला के दो, जल्दी दो, जल्दी दो। देखूंगा पटना संग्रहालय में दुर्लभ संग्रह। गांधी मैदान पटना का एक प्रख्यात और ऐतिहासिक मैदान है और इस शहर के नक्शे पर एक बड़ा लैंडमार्क है। यहां पर महात्मा गांधी की विश्व भर में सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित है। अगर बापू है भारत की आज़ादी की लड़ाई की जान, तो क्रिकेट है भारत के हर राज्य की आन बान शान और पहचान। कैच इट। कोई रोको ना क्रिकेट खेलने से, मन मचल रहा नन देने। दोस्तों हाय हाय, खेल सकता हूं मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी देर के लिए? जब मैं छोटा था तो हर लड़के की तरह क्रिकेट का दीवाना था। भरी दोपहर में दोस्तों के साथ कंधे पर बैट रखकर निकल जाना और तब तक खेलते रहना जब तक मम्मी की आवाज ना आए। आज अपने नए दोस्तों के साथ खेलकर यह तो पता चल गया कि बचपन भले ही छूट गया लेकिन वो दीवानगी अभी तक नहीं छूटी। अभी भी छक्के लगाने का जोश बरकरार है हुजूर। यहां आकर यह जोश हेलीकॉप्टर में उड़ने लगा, क्योंकि यही वो धरती है जहां हेलीकॉप्टर शॉट के महारथी महेंद्र सिंह धोनी ने जन्म लिया था। तो है ना, रग रग में गंगा और कण कण में क्रिकेट। थैंक यू। क्रिकेट की धुआंधार पारी खेलने के बाद अब मैं जा रहा हूं ऐसी जगह जहां सुकून से बैठकर शांति को महसूस कर सकूं।
और इसके लिए पटना शहर में बसी ये खूबसूरत और शांत बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। पाटलिपुत्र का करुणा स्तूप 200 फीट ऊंचा है। सत्ताईस मई 2010 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन दलाई लामा ने इसे जनता को समर्पित किया। पाटलिपुत्र करुणा स्तूप पटना का एक ऐतिहासिक स्थल। यहाँ 5 देशों से लाए गए गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष यानी रेलिक्स हैं। इन सब के अलावा एक अस्थि अवशेष स्वयं दलाई लामा ने इस स्तूप को भेंट किया था। बुद्धं शरणं भगवान बुद्ध के अवशेषों के सामने अगरबत्ती जलाकर नतमस्तक हुआ तो लगा जैसे शांति का आशीर्वाद मुझे भी मिल गया। भगवान बुद्ध के अवशेषों के अलावा यहां पर दलाई लामा द्वारा लाए गए 3 बोधि वृक्ष भी हैं। यह जगह दुनिया भर के बौद्ध पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहां पर आना, लोगों को विपासना में लीन देखना, इस खूबसूरत बगीचे के बीच इस स्तूप के दर्शन करना वो अनुभव है जिसे शायद सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर मौका मिले तो यहां जरूर आइएगा। और इस एपिसोड में देखूंगा कैसे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के काम से हुआ पटना के आम नागरिक को फायदा का भी मेरा सेल होता है। और चखूंगा सत्तू के बने स्वादिष्ट पराठे। मिर्ची गई? अच्छा। गोलघर पटना का एक और लैंडमार्क है। सुना है कि 1770 में जब भयंकर सूखा पड़ा था और भूख की वजह से हजारों लोग मर गए थे, तब ऐसी घटना दोबारा ना घटे और अनाज का काफी भंडार सरकार के पास सुरक्षित रहे, ये सोचकर ही गोलघर को बनवाया गया था। उस समय यहां एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता था। 145 सीढ़ियों से होकर जब इसके ऊपर पहुंचते हैं तो सच में पटना का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। मैं गंगा के शहर आऊं और गंगा तट पर जाकर गंगा के दिल को लुभाने वाले नजारों को ना देखूं तो ये तो मुमकिन नहीं है।
यहाँ आकर ये देखकर अच्छा लगा कि गंगा घाट को इतनी खूबसूरती से डेवलप किया गया है। नमामि गंगे द्वारा किया गया रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और प्रोमेनेड निर्माण ने इस घाट की सूरत ही बदल डाली है। अब यहाँ रोज हजारों लोग मॉर्निंग वॉक, योगा और पिकनिक के लिए आते हैं और गंगा किनारे ताजी हवा का लुत्फ उठाते हैं। जहां चाह वहां राह, इस बात का जीता जागता उदाहरण है ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि गंगा यहाँ इतनी साफ दिखती हैं पटना में, खासकर बिहार में, इनफैक्ट पूरे बिहार में। और सुना मैंने कि यहाँ पे घाटों का निर्माण आप कर रहे हैं, ये गंगा को स्वच्छ रखने का अभियान जो है वो आप चला रहे हैं यहाँ पे। जी, एक्चुअली क्या था, यहाँ पर पहले से 6 घाट बना हुआ था, बट घाट टू घाट का कनेक्शन नहीं था। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने 20 घाट्स रखा और 6 घाट हमारा एग्जिस्टिंग था पहले से जी। तो उसके अंतर्गत हमारा 26 घाट हो गया। तो हम लोग उसको एक दूसरे पर जाने के लिए उसके साथ प्रोमिनांड का विकास किया और घाट का विकास किया। प्रोमिनांड हो गया आपको पैदल चलने का पथ, जिससे आप आए हैं, जिस पर अभी आप खड़े हैं जी। और इसके साथ हम लोग कुछ एम्यूनिटीज़ को भी जोड़ा है, जैसे कि हर एक घाट पर जो है टॉयलेट्स ब्लॉक है जी, चेंजिंग रूम है, डिसेबल के लिए भी बाथरूम है और लाइफ गार्ड है बना हुआ जी। ये 6.6 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसको हम लोगों ने 5.5 किलोमीटर का कंप्लीट कर लिया। तो आप कह रहे हैं 5.5 किलोमीटर जुड़ चुका है, ये पूरा का पूरा 5.5 किलोमीटर पूरा का पूरा। आप अगर कलेक्ट्रेट से चलना चालू करेंगे तो आप यहाँ जो इंड है हमारा है राजा घाट, वहाँ तक आप पैदल वॉक करके आप जा सकते हैं। ये तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत मतलब खुशी की बात होगी कि सुबह सुबह निकलें और गंगा किनारे वॉक करें और दौड़ते हुए निकल जाएं और सुबह की जॉगिंग भी हो जाएगी, गंगा के दर्शन भी हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही हो रहा है। यही हो रहा है। आपके जो प्रयत्न हैं ये फल ला रहे हैं और निरंतर ही फल लेकर आते रहें, लोग जुड़े, लोग समझें। बस इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम लोग का ये फायदा है कि जब आते हैं हम लोग शांतिपूर्वक, घर कोई भी ऐसी टेंशन है, आए शांतिपूर्वक थोड़ा बैठ के अपने मन को शांत किए हैं। ये हम बहुत दिन के बाद आए हैं, जब हमारी नई शादी कल हुई है और आज गंगा जी का पूजा है जिसको हम लोग चौथारी बोलते हैं। चौथारी पूजने जब गंगा जी आए हैं तो देखें यहाँ पर पानी साफ है। खाली पॉलीथीन कचरा से सब भरा रहता, आज कहीं भी कचरा पॉलीथीन गंदगी नहीं। खुद ये एक स्टूडेंट है यहाँ साइंस कॉलेज के और ये हमारे दोस्त है और फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं, यहाँ पे हम लोग स्नान भी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग मनोरंजन की सुविधा भी है। जब ये नया बन गया तो यहाँ पे सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के लिए भी आदमी आते हैं, चाय का भी मेरा सेल होता है। गंगा जी आते हैं यहाँ पर और सर सफाई रहता है। पहले तो बहुत कचरा था, कुछ था, आने में वो लगता था, लेकिन अब सर सफाई अच्छा है तो मन करता है आने का। पहले मतलब ज़्यादा कचरा था, साइड वाइड में बैठने प्रॉब्लम होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा तो यहाँ ये बात है कि यहाँ पे मधुबनी का ये पेंटिंग आई है। पिछले हफ्ते जब मैं NIT कॉलेज गया था तो वहीं पर मेरी मुलाकात आस्था से हुई और आस्था ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो बिहार का फेमस सत्तू खिलाने ले जाएगी। तो आस्था, ये रहा राजीव तुम्हारे हवाले। वो कहते हैं ना, अगर आप दिल से कुछ मांगो तो पूरी कायनात मदद करती है आपको उसे हासिल करने में। तो बस मन में ख्याल आया और देखिए मुझे यहाँ कौन लाया, ये है आस्था। ये हमसे पूछी आप सत्तू खाए हैं? हमला नहीं ना खाए हैं, और आज ये हम ले आई सत्तू खिलाने के लिए, टेस्ट कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ आस्था कि सत्तू मुझे मालूम है चने का बना होता है, लेकिन सत्तू के कितने प्रकार के व्यंजन बनते हैं? सत्तू के बहुत सारे बनते हैं। एक्चुअली बहुत सारे बनते हैं। सत्तू इज द वन इंग्रेडिएंट व्हिच कैन बी लाइक मिक्स विद शुगर और सॉल्ट बोथ। अच्छा, उसको रॉ कंज्यूम कर सकते हैं, उसको स्टफिंग करके कंज्यूम कर सकते हैं। रॉ कंज्यूम कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली
सत्तू का जिसको कहते हैं तासीर, बेसिकली वो ठंडा होता है। अच्छा। तो जब आपको कोई ऐसी जैसे जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हों या जनरली भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सत्तू इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन बिहार। वो गरीब इंसान भी खाता है, वो अमीर भी खाता है, और बहुत जो अमीर है वो भी यही खा रहे हैं। आजकल जितने अमीर लोग हैं ना, सो कॉल्ड अमीर लोग, वो गरीबों का खाना ही खाते हैं, जिसे सो कॉल्ड गरीबों का खाना, जबकि वो बहुत अमीरों का खाना है, क्योंकि वो खाना बहुत पौष्टिक होता है। सत्तू भी सुना मैंने बहुत पौष्टिक है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए। हाँ, अगर आप पराठा बना रहे हैं तो यू कैन यूज़ ऑयल। हाँ, तब तो आप मज़े उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं आप। ओके, और क्या क्या बनता है बिहार में? बिहार में और बहुत कुछ लिट्टी चोखा। हाँ, लिट्टी चोखा, सत्तू से लिट्टी बन जाती है, सत्तू का पराठा बन जाता है। लिट्टी चोखा बेसिकली कहिए MSP है बिहार का। हाँ, MSP मतलब मोस्ट सेलिंग पॉइंट। मोस्ट सेलिंग पॉइंट, USP भी है, MSP भी है। के साथ चोखा बनता है। चोखा बनता है, चोखा बिल्कुल चोखा होता है, पता है चोखा किसे कहते हैं? मस्त होता है एकदम। तो बातों से मेरा पेट भरेंगी या आप कुछ मंगवाएंगी भी? खिलाएंगी भी? बिल्कुल बिल्कुल। हमको सत्तू ला के दो, जल्दी दो, जल्दी दो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये है सत्तू का पराठा, है ना? सत्तू का पराठा और साथ में लिट्टी वाला चोखा। लिट्टी वाला चोखा, वाह 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 वाह। तो इसके अंदर पूरी ये सत्तू भरा हुआ है। हाँ। मतलब जैसे आलू का पराठा, जैसे गोभी का पराठा, मूली का पराठा। हाँ, वैसे ही सत्तू का पराठा। सत्तू का पराठा। चलिए, मगर स्टफिंग का डिफरेंस है तो। हाँ, ये गया सत्तू का पराठा मेरे मुंह में। मिर्ची गई? अच्छा, मजा भी है। ओके, वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस, वेरी हेल्दी। अच्छा है ना? बहुत टेस्टी है। जो ये सत्तू है उसको हाथ से पीसते भी हैं, तो ये तो मतलब मैं बॉम्बे में भी बना सकता हूँ। चने लेके आऊँ, रोस्ट कर लूँ और मिक्सर में पीस लूँ। मगर चने को रोस्ट करने में थोड़ी सी टेक्निक ये होती है कि उसको फुल्ली रोस्ट नहीं करना होता है, उसको सिर्फ गरम करके निकाल लेते हैं। अच्छा, बस सिर्फ कि कड़क हो जाए, पिस जाए। हाँ, सत्तू को तो पीने में भी यूज करते हैं। आप गर्मी के दिन में सत्तू में जीरा, काला नमक और नींबू का रस, ये 3 चीज डालकर, और अगर प्याज हो तो बहुत अच्छा, प्याज और मिर्च छोटा छोटा काट प्याज और मिर्च तो मतलब सादे पराठे के साथ भी अच्छा लगता है। तो वो छोटा छोटा काट के और सत्तू में डाल के, और उसको जैसे 3-4 चम्मच सत्तू डाल लिया और 1 गिलास पानी, और उसको घोल के नमक डाल के पी लीजिए। आपको 2-2.5 घंटे भूख नहीं लगने वाली फर्दर, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो कितना किलो लेके जाऊँ मैं सोच रहा हूँ? 5-4 आप ले जा सकते हैं। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, देन आई विल। सुपर, मुझे कुरियर कर दीजिएगा। तो बिहार कभी आइएगा, सत्तू खाइए, बिना वापस मत जाइएगा, और लेके भी जाइएगा। और लेके भी जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरी यादों में इजाफा करने के लिए, मेरी यादों को बढ़ाने के लिए। आई विल ऑलवेज, व्हेन आई थिंक ऑफ बिहार, आई विल ऑलवेज थिंक ऑफ आस्था। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी वेरी मच। आगे जाऊंगा जादूगर यानी पटना संग्रहालय। तो देखिए, कमाल का खजाना है ये, 20 करोड़ साल पुराना पेड़। They first participated in a school online round, and then they moved on to the district round. After that, they moved on to the state and union territory round, and then preliminary round at the Doordarshan Studios. और वहाँ पर भी ये लोग जीते। Amazing. Incredible. It's a game of nerves. Recycling. Wrong. It's a game of knowledge. Green Revolution. Is correct. पटना संग्रहालय का निर्माण 1917 में अंग्रेजी शासन में हुआ था, जिसमें पटना और आसपास में पाई गई ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहित किया गया। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में अंग्रेजों द्वारा की गई। सोचिए, क्षेत्र के कण कण में कितना इतिहास होगा, कितनी ऐतिहासिक धरोहर होगी कि उसे पिरो के रखने की आवश्यकता अंग्रेजों को 1917 में महसूस हुई। उसके बाद अगले 100 वर्षों में इतना खजाना और निकला कि पटना संग्रहालय में जगह कम पड़ने लगी, और इसीलिए बिहार संग्रहालय का निर्माण किया गया, जहां पिछले एपिसोड में मैं आपको लेकर गया था। तो चलिए एक नज़र मारते हैं उस धरोहर पर, जिसे देखने के लिए देश विदेश से रिसर्चर्स और सैलानी सब आते हैं।
बिहार की ऐतिहासिक धरोहर इतनी विशाल है कि जितना देखो उतना और जानने का मन करता है। ये बताएं पहले, पटना म्यूजियम बिहार म्यूजियम से अलग कैसे? पटना म्यूजियम की स्थापना के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस बारे में। 1912 से पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक साथ होता है। 1912 में बंगाल अलग होता है और उस समय तक इस क्षेत्र में एक इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो एक प्रमुख संग्रहालय होता है। लेकिन 1912 में जब बंगाल अलग हो जाता है उसके बाद से ही ये महसूस किया जाता है कि जो हमारा क्षेत्र है बिहार और उड़ीसा, इसके लिए भी एक संग्रहालय होना चाहिए। बाद में 1925 में जो जहां हम लोग अभी आज खड़े हैं, ये 700 × 500 वर्ग फीट का क्षेत्र है जो इसके लिए अलॉट किया जाता है। और अलॉट करने के बाद इसमें भवन का निर्माण शुरू किया जाता है। 1928 में ये भवन बनके तैयार होता है और 1929 में इस संग्रहालय को दर्शकों के लिए खोल दिया जाता है। जी, इस कक्ष के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2017 जो वर्ष था वो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष था। उस अवसर पर 2 अक्टूबर को एक पेंटिंग वर्कशॉप आयोजित की गई। इस कक्ष में आप चित्र प्रदर्शित देख रहे हैं, ये विभिन्न कलाकारों द्वारा, चित्रकारों द्वारा इनका निर्माण वहाँ पे किया गया था, जिसे बाद में हम लोगों ने इस पटना संग्रहालय के इस दीर्घा में प्रदर्शित किया है। यहाँ की नेचुरल हिस्ट्री गैलरी बहुत ही दिलचस्प है। जंगली जानवर और चिड़ियों को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि लगता है ये जानवर आपके सामने जीवित खड़े हैं। ये जो गैलरी है ये प्राकृतिक इतिहास दीर्घा है। इसमें जो जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं और जो बर्ड्स क्या कहें फ्लाइज हैं, उन सब को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बच्चों के स्पेशली जो है, बच्चे जो है इन सब चीज़ों को देख के बहुत ही आकर्षित होते हैं। जी, ये बाइसन है। जी जी, इसे ये ओरिजिनल है। अच्छा। इसकी स्किन पूरी ओरिजिनल है और इसके अंदर फिलिंग करके और इसे यहाँ पे किया गया है, स्टेट किया गया। इसका सींग भी ओरिजिनल है? सारी कुछ पूरा ओरिजिनल है। ये इन सब को जो है कोलकाता से परचेज़ किया गया था 1930s 40s के आसपास। ये जितने भी हैं 1930 से लेकर के 60 के बीच में ये सारे परचेज़ किए गए हैं और इन्हें यहाँ डिस्प्ले किया गया है। हम देख सकते हैं ये एक फॉसिलाइज ट्री है जो चीड़ का है और ये आसनसोल से मिला था जी। और इसकी जो लाइफ आंकी गई है वो 20 करोड़ साल वर्ष पुराना है। ये तो देखिए कमाल का खजाना है, ये 20 करोड़ साल पुराना पेड़। मेरा ये मानना है कि सफर सिर्फ आपको नई जगह नहीं ले जाता, बल्कि ये आपका ज्ञान भी बढ़ाता है। धरा पर जब से ये हर शहर से जब गंगा जल को मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण गंगा मेरे साथ में हो। दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। दिल में उतारो इसे। तो लीजिए, देख लिए बिहार, बहुत ही मजा आया। बिहार का लोग हमें बहुत प्यार दिए और एक बात तो हम समझ गए, जब तक बिहार नहीं ना आइएगा, बिहार नहीं ना जानिएगा। यकीन मानिए, बिहार का खान पीन, बिहार का रहन सहन, बिहार की संस्कृति, बिहार के लोग वाकई ज़बरदस्त हैं। पिछले एपिसोड में जब मैं दुलारी देवी और विनीता देवी जी से मिला तो एक बात पर यकीन मेरा और बढ़ गया कि दुनिया लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर इंसान होता है। क्या था, सिर्फ उन्होंने सपने ही तो देखे थे और सिर्फ अपने सपने ही तो पूरा करना चाहती थी, लेकिन न जाने कितने लोगों ने उनके सपनों की उड़ान के पंख काटने की कोशिश की। मगर जिसे उड़ना है वो उड़ता है, पंख हो
या ना हो, अंत में जीत उन्हीं की हुई ना। खैर, आपसे बात करते करते मेरे मन में एक ख्याल भी उठ रहा है कि ये वातावरण तो 40-50 साल पहले था। कहीं आज के बदलते हुए भारतवर्ष में ये सोच कहीं जीवित तो नहीं कि लड़कियों को सपने देखने का अधिकार नहीं? अगर ये सोच जीवित है तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा, आपकी इच्छा हो या ना हो। फिलहाल मैं आपसे लेता हूं इजाजत। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जहां कहीं भी हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिनकी बेटियां हैं उनके सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दीजिए। गुड नाइट, शब खैर।